नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्तों के लिए एक ज़मानत दी हेल्थ ग्राउंड्स पे, ताकि वो अपना इलाज मालजा करवा सकें। टेक्निकली तो ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था, लेकिन ऐसा लगता है इसमें कोई क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं हो सकी कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे क्या उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी, जहां वो अभी भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर हैं। क्या फैमिली इसका फ़ैसला करेगी? लेकिन अब तक का जो रद्द अमल PMLN की लीडरशिप से सामने आया है, जैसे एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट सामने आई हैं, उनके ट्वीट सामने आए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि इस फैसले से PMLN की लीडरशिप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उनकी तवक्कुआत जो हैं वो पूरी नहीं हो सकी। नाज़रीन, साथ ही हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब लाहौर पहुंचने वाले हैं और 31 तारीख की रात को दरमियानी शब को तवक्को है कि उनका ये काफ़िला, उनका ये कारवान, ये मिलियन मार्च या आज़ादी मार्च जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होगा, जहां इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ एक एग्रीमेंट के सूरत में उन्हें D9 पाक दिया गया है, जिसके बारे में इंतज़ामिया को तो कम अज़ कम बहुत एहतमाद है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने एग्रीमेंट, अपनी ज़ुबान और जो उन्होंने एक मायदा कर रखा है इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से, उस पर कायम रहेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंटली बहुत से लोगों को ये ख़दशा है कि मौलाना जब अंदाज़न 1,50,000 से 1 लाख लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, और ये एक ऐसी स्ट्रेटिजिक लोकेशन है जिसकी एक तरफ आगा शाही एवेन्यू है, 9th एवेन्यू, दूसरी तरफ कश्मीर हाईवे है, तो मौलाना ये सड़कें बंद भी कर सकते हैं और 0 पॉइंट तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी शदीद कंजस्शन का शिकार हो सकते हैं। ये भी एक ऐसा इशू है जिस पर हम तफसील से शुरू में ही इसका जायज़ा लेंगे। मैं अपने पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस कर दूँ। मुझे स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट और एनालिस्ट जनाब अंसार अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने इसी हवाले से इन्हीं इश्यूज़ पे एक दिन पहले लिखा भी है। अंसार अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे लाहौर से वाया वीडियो लिंक आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे मियाँ असलम इकबाल साहब, जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, DSNG से वीडियो लिंक से मुझे लाहौर से ज्वाइन कर पाएंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। मेरे तमाम गेस्ट का इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ताहिर आलम साहब से, जो एक्स इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रह चुके हैं इस्लामाबाद के। ताहिर आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर आलम साहब, कुछ तो मैंने इब्तदाइया में कह भी दिया, और ये मैंने कल भी ये डिस्कशन की थी अपने प्रोग्राम में, मैंने ये इशू उठाया था, मैंने इस पर एक वीडियो ब्लॉग भी किया कि ये जो लोकेशन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने दे दी है, मेरे जहन में तो ये आता है कि D चौक पे बैठा हुआ क्राउड जो है वो इस्लामाबाद की ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है वो सिर्फ सरकार के लिए अहम है। आम आदमी जो है इस्लामाबाद का, जो शहरी है, जो स्टूडेंट है, जो ऑफिस वर्कर है, जो हाउस वाइफ है, जो लोग हैं इस्लामाबाद के, पिंडी इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है वो मुतासर नहीं होती। और हमने फैज़ाबाद का जो धरना था TLP का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, हमने देखा कि कैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान की जो ज़िंदगी थी वो अजीरन हो गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चोकिंग पॉइंट है जहाँ पे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने मौलाना को उन्हीं की डिमांड पे उनको ये जगह दे दी। आपको लगता है कि अगर मौलाना का क्राउड इंडिसिप्लिन हो जाए तो क्या इस्लामाबाद पुलिस उसको डिसिप्लिन कर पाएगी, उसे रोक पाएगी? यहाँ पे मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये जगह जो है वो D चौक से भी ज्यादा खतरनाक है। D चौक में अगर क्राउड बैठ जाता है तो उसकी पिकिंग की जा सकती है, उसके अंदर दीगर शर्तपसंद अनासर जो आते हैं उनकी चेकिंग की जा सकती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को नहीं रोका जा सकता। और दूसरा ये कि इस क्राउड का हम कुछ नहीं कह सकते, कोई एतबार नहीं होता। जब क्राउड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर लोग आगे भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने देखा कि तारिल कादरी साहब जब 2012 में आए थे तो पहले वो कुलसूम प्लाजा के पास इकट्ठे हुए थे, फिर उन्होंने कहा नहीं आगे जाएंगे, हम D चौक में जाके बात करेंगे, और फिर वो चल पड़े थे। पुलिस नहीं रोक सकी थी। और यहाँ भी यही सूरत हाल नजर आती है कि पुलिस बटी हुई होगी, पुलिस जो है वो सेंसिटिव पॉइंट्स पर होगी, पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ होगी कि उस तरफ लोग ना आए, और यहाँ भी 5-6 साइडों पर पुलिस तकसीम होगी। और ऐसे में अगर क्राउड बढ़ना शुरू कर देता है या कानून हाथ में लेता है तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस के बस में होगा, क्योंकि इस्लामाबाद की पुलिस जो ज्यादा लगती है वो 6-7 हज़ार लगती है। बाकी 5-10-15 हज़ार पुलिस अगर पंजाब से ले भी आते हैं तो वो पुलिस एक तो आखिरी वक्त में आती है, इस्लामाबाद के ऑफिसर्स के साथ उसकी उस तरीके से उनकी अट्रैक्शन नहीं होती, उनके साथ जो अपने अफसर आए होते हैं वो उस तरीके से दिलचस्पी से काम नहीं कर रहे होते। मेरे ख्याल के मुताबिक ये गलती की गई है यहाँ पर इजाजत देकर। और जब आप खुली इजाजत दे देते हैं किसी को कि ठीक है आपको इजाजत है इकट्ठे होने की, तो फिर जोक दर जोक लोग चले आते हैं। उनको पता होता है कि हमें किसी ने रोकना, कोई खतरा नहीं है, कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। जिस तरह का एटीट्यूड
जमात इस्लाम के लीडरों ने जाहिर किया, जिस तरह की तशद्दुद पसंदाना हरकतें और बातें की, वो काफी थी इस चीज के लिए कि उनके जो एक्टिव वर्कर्स हैं उनको डिटेन किया जाता। 3 MPO के तहत हर जिले में उनको डिटेन किया जाता और उनको रोका जाता। डेफिनेटली उससे जगह जगह फसाद तो पैदा होना था, कई जगहों पर मामला बढ़ने थे, लोगों ने उधर ही बैठ जाना था। लेकिन जब इस तरीके से जब हम, लेकिन ताहिर आलम साहब, यू हैव बीन द इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और आप देख रहे होंगे, आप इस्लामाबाद ज़ाहिर रहे हैं यहाँ बहुत देर तक, यहाँ आप SSP भी रहे हैं, DIG भी रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी रहे हैं। अब यह है कि इस्लामाबाद यानी खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट ने भी कहा कि जनाब इनको ना रोकें तो वो वहाँ से भी आ जाएंगे। मुझे याद है 2016 में जब PTI अपना क्राउड लाना चाहती थी तो बुरहान इंटरचेंज पे पुलिस ने उस क्राउड को रोक लिया था, हालांकि चीफ मिनिस्टर खुद उस क्राउड के साथ आ रहे थे। और पंजाब से पुलिस ने जितनी क्रूशल यानी अरेस्ट किए थे तो PTI का तो कोई बंदा यहाँ पहुँच ही नहीं सका था। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ PTI की हुकूमत पंजाब से भी खुला छुट्टी है, खैबर पख्तूनख्वा से भी खुली छुट्टी है, तो ये इतना बड़ा क्राउड अगर यहाँ पे आ जाएगा। और अभी आपने जो ये किस किस्म की आपको नजर आ रही है स्ट्रेटेजी PTI की गवर्नमेंट की? मैं समझता हूँ कि उन्हें सही मशवरा नहीं दिया गया और उन्होंने पिछले जो यहाँ पर धरने हो चुके हैं उनसे कोई सबक नहीं सीखा। हम जब पंजाब में वालों ने, जब पंजाब पुलिस ने रोका था उस धरने को जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शामिल थे, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह थी कि मोटरवे थी, मोटरवे के आगे पुल था, पुल को नीचे से कंटेनर लगा के बंद कर दिया था। इस तरीके से बंद किया गया था कि कंटेनर्स को खिसकाया नहीं जा सकता था। और IG जो पंजाब हैं वो बानफ़ नफीस वहां पर मौजूद थे और वो बिल्कुल घिर के रह गए थे। यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं है। मजमा अगर बढ़ना शुरू कर देता तो कंटेनर्स वगैरह को हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 100 बंदे मिलकर डबल कंटेनर्स को भी हटा सकते हैं अगर वो कुछ ही करें, और यहाँ तो क्रेने तक लोग बंदोबस्त कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई सही हिकमत अमली नहीं है, इस जगह पर उन्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। और कोई भी जो कोर्ट है वो ये नहीं कह सकती कि जी लोगों की आमदोरफ्त बंद कर दी जाए, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाए, ट्रैफिक को बंद कर दिया जाए। तो इसलिए हुकूमत इस मामले में अड़ सकती थी, अपील कर सकती थी, बता सकती थी कि उनके अज़ाइम क्या है, इसलिए इनको इजाजत नहीं देनी। कोई बहुत गैर दानिशमंदाना फैसला जो है हुकूमत ने नहीं किया है। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम साहब, इस्लामाबाद के एक्स साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, हमें बता रहे थे कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो हुकूमत ने गैर दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया कि जगह मौलाना को दे दी। हालांकि मौलाना के लोग खुद ही चाहते थे कि वो यहाँ पे आएँ, उनको परेड ग्राउंड ऑफर किया गया था जो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मियां असलम इकबाल साहब, आप वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के और PTI का आप हिस्सा हैं और आप खुद PTI की मार्चेज़ और धरनों का भी आप हिस्सा रहे हैं, बहुत बरसों से PTI के साथ है। ये किस किस्म की गैर दानिशमंदाना हरकत की है PTI ने कि इस्लामाबाद का जो सबसे ज़्यादा अहम चौकिंग पॉइंट है, D चौक की तो सिर्फ एक कॉस्मेटिक ऑप्टिक्स की इंपॉर्टेंस है, वहाँ तो चंद सरकारी फेडरल सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट के लोग जाते हैं, यहाँ तो पूरे इस्लामाबाद की ट्रैफिक है। अगर आगाशाही एवेन्यू बंद हो जाती है तो फिर 0 पॉइंट भी बंद हो जाता है, पूरा इस्लामाबाद चौक हो जाएगा। तो ये किस किस्म की थिंकिंग है PTI की हुकूमत की कि पंजाब से भी वो आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रहे हैं, इस्लामाबाद में भी आपने गलत जगह उनको दे दी है? क्या सोच रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इसमें गुजारिश ये है कि PTI का मौक़िफ़ रहा है कि पुरअमन एहतजाज का आइन के दायरे में रहते हुए हर किसी को एहतजाज का हक़ हासिल है। अब ये है कि पिछले दिनों जो इनकी रहबर कमेटी थी और इधर से हमारी तरफ से जो मुज़ाकराती टीम थी, उनके दरमियान बैठकर इन्होंने कुछ चीज़ों को आपस में सेटल डाउन किया कि जी हम किस तरह से आप आएंगे, किस तरह से आप डिस्पर्स होंगे, कहाँ पर आपका जलसा होगा, कितनी देर के लिए होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब, मैं ये भी बताता चलूँ कि देखें, हमने तो इनको आज़ादी दी है मार्च करने की और जलसा करने की, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पिछले जब हमारे दौर में चले जाएं तो क्योंकि मैं उस वक्त सूबाई असम्बली का मेंबर भी था, अपोजिशन में भी मामला थे सारे,
तो हमारे तो घरों की जो चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस पमाल किया जाता था, रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस के ज़रिए बदमाशी करवाई जाती थी और हमारी ख़वातीनों हज़रात को पकड़ के अंदर किया जाता था। लेकिन हमने एक आज़ादी का एक इनको रास्ता दिया है एहतजाज का। लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके अज़ाइम जो एक एज ए पोलिटिकल वर्कर जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जिस तरह मैं असले वाले बंदे देख रहा हूँ, जिस तरह मैं डंडा बरदार देख रहा हूँ, और दो जो पार्टियां हैं इनका दुम छल्ला बन के जो कि अपने आप को पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में शुमार करती है। एक तो खैर सिंध तक रह गई हैं, एक पाकिस्तान की अपने आप को पंजाब में बड़ी पार्टी कहती है। लेकिन मैं आज देखकर जलसों के ऊपर उनके जो लीडर्स हैं, जब उनके मुतलका डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे थे वहाँ पे उनकी तकारीरें मैंने सुनी है, तो मुझे देखकर अफसोस हुआ है कि किस तरह से किसी चीज़ का, किसी बंदे का जो कि पाकिस्तान के कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाने के लिए इस वक्त पे अपने घर से बाहर निकला, जो बेरोजगारी तो सवाल ये है ना मियां साहब, सवाल ये है कि अब आप तो एक गलती कर दी आपने, अब आपने एक गलती कर दी है तो इस्लामाबाद को मैनेज कैसे करेंगे आप? जब आपने एक गलती कर दी है, मतलब आप परवेज खटक साहब की कमेटी ने ये गलती कर दी है D9 पाक देखे, तो अब आप करेंगे क्या? इस्लामाबाद के शहरियों के साथ भी तो आपकी कमिटमेंट थी ना। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह लोग अभी कह रहे हैं कि जी आप एक काम करें, आपको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, फिर क्या होना था? फिर आप बता दें, फिर उन्होंने कहना था जी ज़बरदस्ती हमें रोक लिया गया, हमें ये कर दिया गया। अब एहतजाज के लिए रास्ता दे रहे हैं कि आप आएँ, अपना जलसा जो आपने करना है और आपने कमिटमेंट की है मुतलका इंतजामिया के साथ। जरा मुझे इसमें अंसार अब्बासी साहब को भी, आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी बताने दीजिए। अंसार अब्बासी साहब, क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आपने ये सारे धरने, सारे मार्चेस देखिए मौलाना, हमें लग रहा है कि बहुत भी कम तो 50,000 और लाख के दरम्यान मौलाना यहाँ क्राउड इकट्ठा कर लेंगे D9 पार्क में, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पता नहीं क्या सोच के इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये जगह दे दी है। मौलाना का क्या बिहेवियर होगा यहाँ पहुँच? देखें, अगर मौलाना 50,000 से ऊपर लोग लेके आते हैं और जो कि एक्सपेक्टेड है, बिकॉज अभी की जो पुलिस की रिपोर्ट है कि जिस जगह वो अभी मौजूद हैं उनके तकरीबन को 29-30,000 उनके साथ लोग हैं। ये पुलिस का बिल्कुल मैंने भी देखी 29,000 लोग उनके साथ 26-29 के दौरान खाने वाला। सो अभी लाहौर है और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से फिर खैबर पख्तूनख्वा से भी लेकर आएंगे, KPK से भी आएगा क्राउड और जो बाकी रीजन्स हैं सराउंडिंग। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मे बी 50,000 से तो अबव ही होंगे, मे बी लाख होते हैं वट एवर। लेकिन मेरा है जो भट्टी साहब कह रहे थे, लाख या 50,000 से ऊपर जो क्राउड होता है बहुत बड़ा क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड। और मैं आपको ये बताऊं कि और इस्लामाबाद में कभी भी नहीं आया ना इतना बड़ा, बिल्कुल। ये तो छोटे-छोटे क्राउड। और मैं आपको ये बताऊं कि मुझे नहीं पता कि मौलाना क्या करेंगे। उन्होंने अपनी जो भी स्ट्रेटजी है वो शेयर नहीं की मीडिया से भी, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब 2, 3, 4, 5, 6 महीनों से वो तैयारी कर रहे हैं मार्च की, मार्च अब वो कर रहे हैं, कराची से चल के वो आ रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ जलसा करके चले जाएंगे वापस? मैं इस चीज़ को नहीं समझता। तो मियां असलम एक बात सबसे पूछेंगे, PTI की मैं यही कह रहा हूँ जलसा करके नहीं जाएंगे। 1-2 दिन देखें, अगर उनके साथ 50,000 1 लाख लोग आते हैं तो फिर जो भी चॉइसेस होंगी वो चॉइसेस फिर मौलाना फजल रहमान साहब के पास होंगी कि वो क्या करेंगे। और मेरा ख्याल है, जो मुझे ख़तरा है वैसे, कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह की वॉलेशंस, यानी अपने कमिटमेंट की वॉलेशंस 2014 के धरने में इमरान खान साहब और डॉक्टर कादरी ने की थी, उसी किस्म की वॉल्यूशंस हो सकती हैं। नाज़रीन, मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक ले लूं ताकि हम इसको फिक्स कर सकें। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिस्कशन को, जो बहुत ही दिलचस्प राह पे, इसे आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले हमने देखा कि कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने D9 पाक वे के मौलाना को एक एग्रीमेंट के ज़रिए कैसे एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसके बारे में ये खदशात हैं कि अगर ये क्राउड मिसबिहेव करे, इनडिसिप्लिन का मुजाहरा करे, सड़कों को रोक दे, तो शायद इस्लामाबाद की पुलिस के पास कोई भी आसान हल नहीं होगा इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए। लेकिन नाज़रीन, आज एक और फैसला भी हुआ जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच ने, 2 मेंबर बेंच ने
पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब को एक 8 हफ्तों की हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल दी है। ये एक ऐसा फ़ैसला है जिससे ये भी सवाल पैदा होता है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे, और दूसरी तरफ PMLN की लीडरशिप जो है वो इस फ़ैसले से, इस रिहाई से, इस ज़मानत से को बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आती है। मियाँ असलम इकबाल साहब, ये सिर्फ एहसन इकबाल साहब नहीं है, बल्कि जितनी भी लीडरशिप अपीयर हो रही है टेलीविजन पे PMLN की, वो सब ये कहती है कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत में जो ख़राबी हुई है उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, और अगर खुदा न खास्ता नवाज़ शरीफ साहब को कुछ हुआ तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो इमरान खान पे होगी। क्या है आपका जवाब इस पर? देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि दुनिया में और मैं पाकिस्तान के हवाले से पहले बात कर लूँ। पाकिस्तान में वो वाहद कैदी हैं जिनको हर तरह की वो तमाम सहूलतें मैसर जेल के अंदर थीं जब तक वो जेल में थे। उनको जेल के अंदर AC भी मैसर था, उनको TV भी मैसर था, उनको अलहदा खानसामा भी मैसर था, उनको मशक्क़ती भी अवेलेबल थे। उनको वहाँ पे 3 कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से, वो भी वहाँ पर थे, एम्बुलेंस भी वहाँ पर थी। उनके खाने के लिए जो घर से उनका सामान आता था, रॉ मटेरियल आता था, वो उनकी पसंद का, अब वो मैं डिटेल बताऊंगा ना, लोग कहेंगे देखो यार पता नहीं ये सियासत कर रहा है क्या कर रहा है। उनके प्लेटलेट्स की जो जब जेल में आखिरी दिन थे, मेरे पास रिपोर्ट है, मैंने आपको भी सेंड की है, देख लीजिएगा, 162 थी, यानी कि 1,62,000 प्लेटलेट्स थे उनके। अब मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि क्या इमरान खान का नाम डॉक्टर अदनान है जो, जी सर, जी 28 अगस्त की है, और उसके बाद की भी रिपोर्ट मेरे पास कल तक, हाँ जी मेरे पास बाकी भी अभी थोड़ी देर तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, वो मैंने मंगवाई हैं, वो इंशाल्लाह आपको मैं वो भी सेंड कर दूंगा सारी। अब मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था, क्या इमरान खान का नाम डॉक्टर अदनान है? क्या वो मेडिसिन देते रहे हैं या वो सिलसिला? देखें, हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हम सब की दुआएं उनके लिए। लेकिन अब आप बीमारी के ऊपर खुद सियासत करनी शुरू हो गया है जी, इमरान खान ने किया। फिर हम इससे ज़्यादा बात करेंगे, अभी मैं वो नहीं करना चाहता, जिससे मैं कहता हूं कि दूसरी तरफ फिर मामला जाएंगे। अगर कोई नून लीग का बैठा हुआ, फिर मैं बात भी कर लूंगा उनसे। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, हम इस पे कतन से, आप मुझे बात बताइए कि जेल के अंदर मेरे साथ रहे नून लीग का, तो नहीं कोई कैदी बीमार हो जाता है। नहीं, मैं इसको जरा आगे बढ़ाऊं ना, मैं सियासत की आपने, चूंकि आपने सियासत की बात की है, ठीक है, नून लीग का तो नहीं, लेकिन मेरे साथ अंसार अब्बासी साहब, आपने एक पीस लिखा, शहबाज गेट्स मैसेज टू कन्विंस नवाज फॉर फॉरेन ट्रीटमेंट। अब ये एक मुसलसल नैरेटिव चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं। कुछ वीडियो ब्लॉग्स भी इसमें किए गए हैं कि नवाज शरीफ साहब की 4 डिमांड्स हैं। जैसे तलत हुसैन साहब ने एक वीडियो ब्लॉग किया है कि नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि आप चले जाएं और बेशक मरियम को भी साथ ले जाएं और सियासत से बाहर हो जाएं, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। लेकिन ये जो प्रोसीडिंग हुई है, जहां नैब ने ये पोजीशन ली है कि उनको बाहर जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता, इससे तो फिर ये जो आर्गूमेंट है कमज़ोर पड़ गया जो आपने लिया है इसके अंदर। देखें, पहली बात तो ये कि ये आर्गूमेंट मेरा नहीं, ये खबर है। अच्छा, ये ज़ाहिर खबर है, सोर्स है, उसने खबर बताई, मैंने खबर दे दी। लेकिन मैं आपको एक बार बताऊं कि नैब क्या करेगा या क्या करना चाहता है, पूरा आप नैब का पूरी हिस्ट्री देख लें। नैब ने वही करना है जो उसे कहा जाएगा। लेकिन आज तो नैब ने ये पोजीशन ली है कि उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, उनको आप 6-7-8 हफ्ते दे दें, लेकिन उनका बाहर जाने का कोई जवाब बनता नहीं है, उनकी कोई ऐसी बीमारी, यही पोजीशन थी नैब। देखें, बिल्कुल नैब ने ये कहा है, लेकिन आप जो खबर मैंने दी है उसमें और जो तलब की भी बात आप कर रहे हैं, देखें उन्होंने कहा क्या, शहबाज शरीफ, उनकी वालदा, मियाँ साहब की जो सिस्टर इन लॉ हैं और उनकी सिस्टर, इन लोगों ने सब ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की और वो कहते हैं कि मैंने बाहर नहीं जाना। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने ज़्यादा उस लिहाज से वो दे दी। नहीं, अगर वो बाहर नहीं जाना चाहते तो फिर मरीम नवाज साहिबा ने एक बाकायदा अपनी 24 अक्टूबर को पिटीशन डाली है कि मुझे भी मेरा रिहा किया जाए, मुझे छोड़ा जाए, मैं अपने वालिद के साथ रहना चाहती हूँ। तो चीज़ें जुड़ती नहीं है। अगर दूसरी साइड कोशिश कर रही है कि उनको निकाला जाए, तो फिर ख्वाजा हारिस साहब के जो आर्गूमेंट हैं, जो मरीम नवाज साहिबा के आर्गूमेंट हैं, जो बाकी आर्गूमेंट्स हैं, वो कैसे इकट्ठे कैसे होंगे? देखें, मैं इतलात की बात कर रहा हूँ, एक मैं एनालिसिस नहीं दे रहा। पूरी फैमिली जो शरीफ फैमिली है, जिसमें मरियम भी शामिल हैं, जिसमें इनके भाई भी शामिल हैं, जिसमें शहबाज शरीफ, उनकी वालदा, सब शामिल हैं, सब ये चाहते हैं कि मियाँ साहब को फौरी बाहर जाना चाहिए। ये सब चाहते हैं या हुकूमती इदारे चाहते हैं कि बाहर चले? नहीं, ये भी चाहते हैं और जो भी कोई फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उन्होंने भी इनको यही मैसेज दिया कि इनको आप बाहर ले जाएँ। बेसिकली देखें,
इस बीमारी के साथ जिस किस्म की सीरियसनेस हो गई है मियाँ साहब के साथ, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी वजह से बहुत से लोग डेफिनेटली परेशान हुए हैं। ठीक। एक चूँकि एक बर्डन आने की बात है कि किसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जी लोगों ने, ये हुकूमती इदारों ने उनको पॉइजनिंग कर दी, पॉइजनिंग कर देखें दी। उसके ऊपर ये तो खासा अजीब देखें ये एलिगेशंस हैं, और ये अगर एसर्टन नहीं होती और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई प्रूव नहीं होता, तो इसको मेरा ख्याल है कि ये तो वैसे ही पॉलिटिक्स की बात हो गई। सो ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये डिटरमिन करना पड़ेगा। ये जो मियाँ असलम साहब ने बात की ना, एक देखें, मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब बीइंग प्राइम मिनिस्टर, उनको गुस्सा है मियाँ साहब के ऊपर, उनको अपनी अपोजिशन के ऊपर गुस्सा है, लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं टीवी भी उतार दूंगा, एसी भी, लेकिन उतारा नहीं। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। हाँ। लेकिन जिस हालत के ऊपर या जो भी कुछ फेट है ना इस वक्त, जो गुजर रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर, उसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का सबसे मिनिमम कंट्रीब्यूशन, अपने लहजे मिनिमम कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर इस हालत तक पहुंचे हैं तो फिर कंट्रीब्यूशन और कुछ फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा है। ठीक। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो तलत हुसैन साहब ने, बहुत ही मुस्तनद सहाफ़ी हैं, अपने वीडियो ब्लॉग में उन्होंने जो पिक्चर खींची है उसमें तो वो कह रहे हैं कि हुकूमती इदारे, हुकूमत के लोग, हुकूमत के ज़राए जो हैं वो पाँवों पे गिरे हुए हैं, तरले मिन्नतें कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के कि नवाज़ शरीफ साहब मेहरबानी करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, अगर आप चाहते हैं तो मरीम बीबी को भी साथ ले जाएं। उसके अलावा मुझे टाइम नहीं मिला। नंबर एक तो मैं, वो उनकी अपनी खबर है, मैं चैलेंज करता हूँ कि मियाँ साहब बाहर जाना चाहते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं। उनके बेटे हुसैन और हसन ने डॉक्टर बिग से परसों टाइम ले लिया था, एक गैर मुल्की जहाज तैयार हो गया था। शहबाज शरीफ चाहते हैं वो बाहर जाए, उनकी वालिदा शमीम बेगम चाहती है, हाँ, मरियम नहीं चाहती। मरियम क्यों नहीं चाहती, मैं डिटेल वजूहात पे नहीं जाऊंगा, मैं खबर दे रहा हूँ और उनकी फैमिली से बात करके दे। नहीं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब तो अभी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, आपने तो कहा कि नवाज शरीफ साहब नहीं जाना चाहते, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब जाना चाहते हैं। नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन ये, उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन है। मेरी यार सुन लेना, मुझे भी तो खबर देने का हक है ना। अब तलत साहब ने हदीस तो नहीं ना कह दी, मेरा भी तो राइट है ना मेरी खबर देना। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ जाना चाहते हैं, हुसैन जाना चाहते हैं और मरियम साहिबा चाहती है ना जाए। उसकी वजूहात कुछ और है। पहले दिन पहले जब उनकी बेल हुई तो उन्हें डॉक्टर ने कहा अगर आप शरीफ कॉम्प्लेक्स ले जाना चाहती हैं तो ले जाए। उन्होंने कहा ठीक है। डॉक्टर अदनान को भी फोन पे ले। फिर अचानक मरियम को कोई 2-3 फोन आए, उन्होंने कहा नहीं इधर ही रखें, हुकूमत पे प्रेशर रहेगा। आज मेरी सलाह है शहबाज शरीफ साहब अपनी वालदा के साथ जाएंगे और कहेंगे मरियम की बात ना माने, उनके पता नहीं क्या मकासद है, उनके बेटों ने बाहर टाइम भी ले लिया। दूसरा, एहसन इकबाल साहब आज फरमा रहे थे कि इमरान खान जिम्मेदार होंगे। एहसन इकबाल साहब को जरा बेनजीर की तस्वीरें दिखाए, गोद में बच्चा था, हाथ में उंगली में बच्चा था तो कहाँ जेल पे थी। उन्हें आसिफ अली जरदारी की तस्वीर दिखाए जब जबान काट रहे थे। उन्हें कहे क्या उनके कातिल कौन है, उन्हें कहे आप कमो बेशतर 20 साल हुकूमत में रहे हैं, कमो बेशतर मुस्लिम लीग नून, जो मियाँ नवाज शरीफ को सहूलत आज मौजूद है सर्विस अस्पताल में, 20 सालों में इन्होंने एक कैदी को उसकी 5% की सहूलत दी है। एक कैदी को, डॉक्टर साहब मैं कितना बड़ा आपको बात कर रहा हूँ, मैं ख्याली दुनिया में नहीं कर रहा। एक कैदी को नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों भाइयों को बिठाएं कि आपके पास की जेल, उधर भी बीमार होते थे, उधर भी सियासी कैदी थे। ठीक है। एक कैदी को इससे बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक है। नहीं, बड़ा सही आपका मौकफ, आपका बड़ा सही मौकफ आ गया। मियाँ असलम इकबाल साहब, ये मुसलसल एक कहानी चल रही है, एक नैरेटिव चल रहा है कि हुकूमती इदारे और हुकूमत इसलिए चाहती है कि नवाज़ शरीफ साहब को लंदन भेज दें, बिकॉज नवाज़ शरीफ साहब की जो प्रेजेंस है लाहौर में, उसकी वजह से आपकी हुकूमत शदीद सियासी दबाव का शिकार है। आपकी लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही, असेंबली में काम नहीं हो पा रहा, गवर्नमेंट आपसे नहीं चल पा रही, और बड़े मसाइल हैं, और आप लोग सब ये चाहते हैं दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर में, कि किसी तरह से कोई ऐसी डील हो जाए कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन जाके बैठ जाएं और सियासत से भी थोड़ा किनारा कशी इख्तियार कर लें, मरियम को भी साथ ले जाएं। ये कितना, यानी क्या है इस पर आपका रेस्पॉन्स? डॉक्टर साहब, एक बंदा असम्बली में आ नहीं सकता
और असम्बली में उसके मामलात नहीं है, उससे क्या मसलन हम लाहौर से इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं हमेशा से पिछले 20 साल से मैं लाहौर से इलेक्शन लड़ा हूँ, इनके मुकाबले पे इलेक्शन, हमें क्या डर खौफ है किसी का। असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर रिकॉर्ड कानून साजी हुई है तारीख की कि हमने 16 लॉ एक साल में पास किए हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस है, किसी वक्त आप नून लीग की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए और मुझे ज़रूर अपने प्रोग्राम में बुला लें, ताकि हम 2 बंदों को बुला लें, हम बैठ के मैं भी कोई आधा घंटा अपने पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बता सकूँगे हमने क्या किया, और वो भी बता सकें हम में से जो उन्होंने कीड़े निकाल सकें। डॉक्टर साहब, बात ये है कि अब बीमारी के ऊपर हम सियासत नहीं कर रहे, बीमारी के ऊपर जिनको सियासत की आदत पड़ी है वो सियासत कर रहे हैं। मुझे नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम ये भी देखते हैं कि बहरहाल नवाज शरीफ साहब का रिहा होना, आसिफ अली जरदारी साहब का अस्पताल में होना और जो मौलाना की यहाँ पे आमद है इस्लामाबाद में, इनमें आपस में क्या कोई ताल्लुक है या ताल्लुक नहीं है? आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, इस्लामाबाद पे जब भी किसी ने धावा बोला, उस धावा बोलने के पीछे कोई बड़े क्लियर कट डिमांड थे। जब इमरान खान साहब यहाँ पर आए 2014 में, तो उनकी डिमांड ये थी कि 4 हल्के खोले जाएं। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ पे आई तो उनकी डिमांड ये थी कि फ़लाँ जो कवानीन हैं उनको कैंसिल किया जाए, उनमें तब्दीली की जाए। उसके खिलाफ एक रद्द अमल था, ये लॉ मिनिस्टर जो हैं रिज़ाइन करें। लेकिन मौलाना का जो मुतालबा है कि वज़ीर आज़म रिज़ाइन करें, वो ज़ाहिर है कोई भी बिलीव नहीं करता कि मौलाना असल में इस मुतालबे की वजह से आ रहे हैं। तो मौलाना का असल जो मकसद है वो भी किसी को क्लियर नहीं है। अब नवाज़ शरीफ साहब की जो ज़मानत पर रिहाई हुई है, उसका आसिफ अली जरदारी साहब का जो है अस्पताल में होना या उनका भी मुसीबतों में होना, इन सब चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? आखिर मौलाना क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि इस पर एक पार्टिसिपेंट डिबेट कर सकें। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको क्या समझ आ रही है कि मौलाना क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब को जिस मकसद के लिए भिजवाया गया था 60% वो मकसद हासिल कर लिया गया है। मुझे सिर्फ डॉक्टर साहब आप ये बता दें, मेरे 30 सालों में कोई ऐसा मैंने कैदी नहीं देखा कि जो अस्पताल में आए और उसकी बेटी भी कैदी मुल्ज़म हो और वो उसके बाद अस्पताल आ जाए। कुछ मैं कह रहा हूँ, कुछ अच्छे बाद अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सीधे जाएंगे, जरदारी साहब भी बाहर जाएंगे और इसके बाद मौलाना साहब भी पूरा पाकिस्तान घूम के फैसल मस्जिद 2 नफल शुक्राने के पढ़ने नहीं आ रहे, वरना पेशावर से आधा घंटे में आ जाते वहां। अभी उनकी डिमांड भी होगी। पहले दिन उनकी डिमांड थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिजाइन दे। ये सच है कि हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत पर प्रेशर अभी भी है और आज भी उन्हें मुल्तान एक बंदे को उन्होंने फोन करके कहा कि जनाब आपने नवाज शरीफ की भी बेल हो गई, जरदारी साहब को भी रिलीफ मिल रहा है, तो मेरा, उन्होंने कहा नहीं आप इस्लामाबाद आए। जब वो इस्लामाबाद जाएंगे फिर उनके भी कुछ मुज़ाकरात होंगे, उन्हें भी उनका हिस्सा मिलेगा। पाकिस्तान में इतने मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत जीरक सियासतदान है। क्या वो सिर्फ नवाज शरीफ को जमानत करवाने के लिए निकले थे? क्या जरदारी साहब को? आप देखें पिछले 8 दिन से नैब माजूर हो चुका है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। कह रहे थे मुराद अली शाह साहब पकड़े जाएंगे, एहसन इकबाल पकड़े जाएंगे। मैं नहीं कहता ये डील या ढील, इसको तो डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। ये होती भी है और नजर भी नहीं आती और कहने भी नहीं देते। तो मैं आपको कह रहा हूँ मौलाना साहब 50,000 के करीब लोग ले आए, इस्लामाबाद आ गए, तो इमरान खान साहब अपने नाहल दोस्तों को इकवा जरूर करेंगे, जालमों फिर बर्बाद जाए। अच्छा, ज़रा रुक जाए यहाँ पे। अंसार अब्बासी साहब, आपको क्या समझ आ रही है? फिर मैं बात देता जी। देखें, मेरा तो ख्याल है कि मौलाना डिटर्मिंड है, बिकॉज देखें इस्तीफा तो नहीं ले सकेंगे ना। देखें नहीं, ले सकने की बात नहीं है। देखें आप जो कह रहे थे ना, जब इमरान खान आए थे वो इस्तीफा लेने के लिए आए थे। इमरान खान इस्तीफा लेने कब आए थे? वो तो बाद में दरमियान में इन्होंने बातें नहीं, यहाँ पे जब आए थे उन्होंने कहा था कि 4 हल्के खोले, फिर बाद में कहते थे कि इन पर ट्रस्ट नहीं है। कहा था कि इस्तीफा दें, घर जाएं, सब कुछ हुआ और फिर जिस तरह से वो आगे चलते जाए। देखें, मौलाना का मसला ये है कि
2018 के इलेक्शन के बाद जिस तरीके का रिजल्ट आया उससे मौलाना बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, और वो तो फ्रॉम डे लेकिन ये भी नवाज शरीफ साहब की जो रिहाई हो गई है, इससे मौलाना के जो पूरे जज्बे में कोई कमी। देखें, वही बात कि जी मौलाना को इससे क्या मिला। चलें, एक उनके फ़र्ज़ करें एक अपोजिशन के जो उनके साथ हैं, जिनके साथ गवर्नमेंट भी शेयर की, उनकी रिहाई हुई, रिहाई भी 2 महीने के लिए हुई ना, या तो ना पक्की रिहाई हो गई होती, तो उन मौलाना को इससे क्या मिला। देखें, मौलाना की एक फ्रस्ट्रेशन है, मेरा ख्याल है कि वो फ्रस्ट्रेशन अब अचीव होता है कि नहीं होता, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चूँकि मियाँ असलम साहब भी हैं, ये जो शुरू में कह रहे थे ना कि आते हुए रोकते, मेरा ख्याल है कि रोकना भी नहीं चाहिए था। अगर रोकते आप तो मुख्तलिफ जगह के ऊपर कन्फ्रंटेशन होती और कोई हादसा भी हो सकता था। तो मेरी ज़ाती अगर होगा, देखें, मेरी ज़ाती राय में देखें, जो मियाँ नवाज शरीफ ने किया था ना 2014 में, अगर ये लोग फ़र्ज़ करें कि एग्रेशन की तरफ जाते हैं और तोड़-फोड़ की तरफ जाते हैं, लेट देम एक्सपोज देमसेल्फ। जिस तरह के पीटीआई और पैट एक्सपोज हुए थे, उन्होंने हमले कर दिए पार्लियामेंट के ऊपर, आज तक वो दाग है उनके ऊपर, और रेजिग्नेशन नहीं ले सके टेलीविजन चैनल पे, और रेजिग्नेशन नहीं ले सके। मेरी ज़ाती राय में अगर मौलाना फजल रहमान अपने वो वायलेट करते हैं अपने वो जो एग्रीमेंट है, और वो इसलिए करेंगे कि वो ये कहेंगे कि इन्होंने भी एग्रीमेंट ऑलरेडी वायलेट कर दिया हुआ है। देखें, अगर वो वायलेशन होती है तो वो आगे जाते हैं, तो अगर रोका जाता है तो फिर कन्फ्रंटेशन होगी, और अल्लाह ना करे कोई हादसा भी हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए मेरा ख्याल है कि जो एक तरह का ब्लैकमेल नहीं है कि हादसा हो सकता है, हमें रोके ना, हादसा हो जाएगा। ये हमारा कल्चर है, यही ब्लैकमेलिंग 2014 में हुई थी, यही ब्लैकमेलिंग अब हो रही है, अब होगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 2016 में ना किसी को पंजाब से आने दिया वो था, अलग बात है, ना बुरहान, ना खैबर पख्तूनख्वा, वो अलग बात है। और वो इतना स्मार्टी के किसी के पास लाठी के अलावा कुछ नहीं था, पुलिस वालों से इंश्योर किया था, लेकिन लीगली कोई बार नहीं था, लेकिन नहीं आने दिया था वो लोग पनामा के चक्कर। मैं ये भी कहता हूँ, देखें, ये जो है ना कि जी जमहूरियत में सब कुछ आज़ाद है। देखें, मैं ये कहता हूँ, ये कैसी आज़ादी है कि हम प्रोटेस्ट सड़कों पे ही करते हैं हमेशा। क्या सड़कों पे जब आप प्रोटेस्ट करते हैं और इतना लंबे लंबे प्रोटेस्ट करते हैं, कोई एक सड़क भी बंद करते हैं, तो क्या लोगों की लाइफ उससे डिस्टर्ब नहीं होती? अफसोस की बात यह है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उनका स्टांस कुछ और होता है, गवर्नमेंट में आते हैं कुछ स्टांस और होता है, गवर्नमेंट वाले जब अपोजिशन में जाते हैं सांस सब मियां असलम इकबाल साहब, क्या तहरीके इंसाफ और आपकी हुकूमत के दरमियान अब ये एहसास पैदा हो गया है कि आप लोग फंस के हैं या फंसा दिया गया है, यहाँ कोई मामला सीरियस है, ये मौलाना यहाँ आके 3 दिन में नहीं जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, ये सड़कें शाहराहें बंद कर सकते हैं, शहरों को चोक कर सकते हैं, और इनका कोई एजेंडा है जो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ? क्या ये फीलिंग है? देखिए डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि मकासद, देखें जब हम धरने के लिए जा रहे थे तो हमारे मकासद सबको पता थे कि हम 4 हलके खोलने की बात कर रहे थे, और हम हर फोरम के ऊपर जाके टकरा के वापस आ गए थे, कोई हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। एक बात। दूसरी बात, आपने ये इस्तीफा इमरान खान साहब ने भी मांगना शुरू कर दिया था मौलाना का शरीफ का। सर वो लेटर ऑन स्टेज पे था कि जब जाके फिर वो जो भी मामला हुआ, आपको पता ही है, पेशावर वाला हो गया, फिर हम पीछे हट के, क्योंकि वो मामला इस तरह के थे तो पीछे उससे हम हटे। आप पूछ रहे थे मौलाना साहब के मकसद क्या? मौलाना साहब के मकसद नहीं है, मकासद हैं, और मकासद जो हैं मुझे तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझ आते हैं। अगर किसी और को नहीं समझ आते तो उसकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। वो उनके मकासद क्या है? मकसद नहीं, मकासद नंबर 1 मकासद। क्या मकासद? वो मकासद ये हैं जी, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ सर, सारी दुनिया को पता है, बार बार रिपीट कर चुके हैं, फिर रिपीट करता हूँ, यही मकसद निकलेंगे, एंड ऑफ द डे यही पता चलेगा, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। नंबर 1 मकसद ये है कि कश्मीर से तवज्जो हटाना है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है उनका। पूरी दुनिया के अंदर अगर मसला कश्मीर डिस्कस किया जाता रहा है, अब आके नंबर 1 टॉपिक जो है मौलाना का धरना हो गया। कश्मीर से तवज्जो तो उन्होंने हटा दी, वो आपकी हुकूमत से क्या हासिल करना चाहते हैं? कश्मीर से उन्होंने तवज्जो हटा दी। अगली बात नहीं, ये इंटरनेशनल, उनको कुछ देना होगा आपको। डॉक्टर साहब, हमारे लिए कश्मीर जिंदगी मौत का सवाल है, उससे तवज्जो हटा दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई है। बाकी चीजें तो मुल्क में होती ही रहेंगी, कोई कम होती है, कोई ज्यादा होती है, इकॉनमी ऊपर जाती है, इकॉनमी नीचे आती है, वो तो होती रहेंगी। जो असल बात है उस पर तो हम कर लें। दूसरी बात यह है कि फेटफ के ऊपर जब वहां पर बैठे हमारे मिनिस्टर गए हुए थे और वहां पर बात कर रहे थे, तो मौलाना साहब मुसल्लह जत्थे के साथ यहां पर परेड दिखा रहे थे, जहां पर हमारा मौकफ था कि हमने मजहबी शिद्दत पसंदी को खत्म कर दिया, और वो यहां पर यह कर रहे थे। वो क्या? और तीसरा मकसद, उन तमाम करप्ट लोगों के जो केसेस हैं, तमाम करप्ट, उनको प्रोटेक्शन देना।
अब यहां पर पाकिस्तान में एक अलग चीज निकल आई है, अब चीज रेंट पे हासिल की जा रही है। जो बंदा खुद नहीं कर रहा, बड़ी पार्टी होने के बावजूद सेकंड हाईएस्ट वोट उनके हैं, वो खुद नहीं कर सक रहे, उन्होंने आगे एक बंदा कर दिया। पीपल्स पार्टी कर नहीं सकती, वजह यह है कि पंजाब में उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, बाकी जगहों पर उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। जिस सूबे में स्ट्रेंथ है उसका इतना कोई ला नहीं सकते इस्लामाबाद के लिए कि वो यहां पर आके बैठ जाए, लिहाजा उन्होंने मौलाना को आगे किया है। आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा मौलाना को फाइनेंशियली किस ने कहां से सपोर्ट किया, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मौलाना साहब किसके एजेंडे पर काम कर रहे थे। भाई ये वही जमात है ना, मैं अब बात करूंगा कहेंगे कि आप पहले बहुत शुक्रिया एजेंसियों के पास है कि कहां से मेरा वक्त जो है वो बिल्कुल मेरा वक्त जो है बिल्कुल खत्म हो गया। मियां असलम इकबाल साहब का भी बहुत ये वैसे जो इन्होंने कहा ना पैसों का साहब ने, ये नहीं, यही जो कनेक्शन बाहर का कनेक्शन, ये वो हमेशा हर गवर्नमेंट अपोजिशन के ऊपर ये कट जाएगा। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। अंसार अब्बासी साहब का, आरिफ हमीद भट्टी साहब का, मियां असलम इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया। ये अभी भी एक मौमा और मिस्ट्री है कि मौलाना क्या हासिल कर पाएंगे और क्या हासिल करना चाहते हैं। चंद दिनों में ही सूरत हाल वाज़ेह हो पाएगी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।